कि जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनके आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण कैसे करते हैं और कितने भागों में करते हैं। तो इसको कितने भागों में बांटा जाता है? इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग कौन से हैं? पहला, इसको बोलते हैं अघोष। क्या बोलते हैं? अघोष। और दूसरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सघोष। क्या बोलते हैं इसको? सघोष, या इसको घोष भी कह देते हैं। अब ये घोष और सघोष होते क्या है? इनकी परिभाषा, इसकी परिभाषा होती है, सिंपल परिभाषा लिखिए, वे वर्ण जिनको जिनको बोलते समय वे वर्ण जिनको बोलते समय जीभ नहीं कांपती। यानी कि वे वर्ण जिनको बोलते समय जीभ नहीं कांपती, तो वे कौन से होते हैं? वे होते हैं आपके अघोष। क्या होते हैं? अघोष। इसके बाद सघोष कौन से होते हैं? वे वर्ण जिनको बोलते समय जीभ कांपती है। जीभ कांपती है। वे वर्ण जिनको बोलते समय जीभ कांपती है, वे कौन से होते हैं आपके? वे होते हैं आपके सघोष। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब अघोष के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे वर्ण? एक तो पहले वाले, जो हमारी पहले वाली वो थी स्लाइड थी, उसके अंतर्गत जितने वर्ण थे, यानी कि कचट तप। एक दूसरे वाली गजड़ दब। ठीक ठीक। और प्लस में क्या आएगा इसमें? प्लस में आएंगे इसमें तीनों स स और स, ये आएंगे। क्लियर? और बाकी बचे सब सघोष में। सघोष में क्या बचा? एक तो तीसरा बचा, एक चौथा बचा, एक पांचवा बचा। और मैंने क्या बताया था कि जहां पर भी तीसरा वर्ण या तीसरी स्लाइड आएगी वहीं पर सारे के सारे स्वर आएंगे। सारे स्वर कितने? 11 के 11। और वहीं पर सारे के सारे अंत्यस्थ आएंगे। क्या आएंगे? वहीं पर सारे अंत्यस्थ आएंगे। और प्लस में क्या बच गया है? क्योंकि उसमें में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे भैया 4 होती है, तीनों स और है। पर इसमें यहां पर सिर्फ तीनों स आए, तो है कहां जाएगा? है जाएगा भैया वहां पर। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद इनकी संख्या कितनी होती है? फर्स्ट वाली स्लाइड में कितने थे? 5। तो 5 5 10 और 3 ये 13। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अघोष के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होगी? इनकी संख्या होती है भैया 13। अब सघोष के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 5 5 10 5 15 15 11 26 26 4 30 और 1 31। इनकी संख्या कितनी होती है? 31। और इससे पहले जो हमने वर्गीकरण किया था इसमें लिखा था, तो लिख लीजिए 5 5 10 5 15 11 26 30 और 1 31। यानी कि अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31। और महाप्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 5 10 4 14 और 1 15। कितनी होती है? 15। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब अगला देखिए। अगला लिखिए आप,
उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी कि बोलने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, इसको हम करेंगे अब, जो कि हमारा लास्ट होगा वर्णमाला का। इसके बाद हमारी वर्णमाला समाप्त। ठीक, देखिए, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण इसमें हम 5 प्रकार से करते हैं। कैसे? सबसे पहले देखते हैं हम ये कंठव्य वर्ण। अब कंठव्य वर्ण कौन से होते हैं? जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। अब कंठ कौन सा होता है? ये जो वर्ण हमारे कंठ से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम ये कंठव्य वर्ण। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब कंठव्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? कंठव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले आएगा इसमें कै वर्ग, पूरा का पूरा कै वर्ग। तो पूरा कै वर्ग किस में आएगा? ये बोला जाता है कंठ से। कहां से? कंठ से। अब कै वर्ग में क्या क्या बताया था मैंने आपको? कै वर्ग में मैंने आपको बताया था कै, ख, ग, घ और अंगा। क्या बताया था? अंगा। भाई कै, ख, ग, घ, अंगा। क्लियर? और प्लस में इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ आता है ए, आ, है और विसर्ग। और क्या? विसर्ग। भाई कै, ख, ग, घ, अंगा, ए, आ, है और विसर्ग, ये किस में आएंगे? ये वर्ण कहां से बोले जाते हैं? ये वर्ण हमारे कंठ से बोले जाते हैं। दूसरे आए हमारे ये तालव्य वर्ण। दूसरे कौन से आए? ये तालव्य वर्ण। अब तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? जो हमारी तालु से बोले जाते हैं। जो हमारी तालु से बोले जाते हैं। क्लियर? अब तालु से कौन सा बोला जाएगा? ये बोला जाएगा ये च वर्ग। कौन सा वर्ग? ये च वर्ग। अब च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च वर्ग में आते हैं आपके च, छ, ज, झ, अइया, यानी कि च, छ, ज, झ, अइया। इसके साथ प्लस में क्या आएगा? लघु ई, दीर्घ ई, या और स, ये आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला वर्ण कौन सा आएगा? ये आएगा मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? मूर्धन्य वर्ण में कौन? मूर्धा से, यानी कि मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? जो हमारी मूर्धा से बोले जाते हैं। अब मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं आपके ट वर्ग के सारे वर्ण। अब ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये आते हैं ट, ये ठ, ड, ढ और ये अण। क्लियर? इसके साथ प्लस में री, र और पेट पटा स, षटकोण। ठीक। इसके बाद दंतव्य वर्ण। दंतव्य वर्ण कौन से होते हैं? यानी कि जो जिनको बोलते समय हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है, वे कौन से वर्ण होते हैं? दंतव्य वर्ण होते हैं। तो दंतव्य वर्ण कौन से होते हैं? इसमें कौन सा वर्ण आएगा? इसमें आएगा आपका ये तय वर्ग पूरा। अब जो आपका तय वर्ग है इसमें क्या होता है? इसमें आता है तय, थ, द, ध,
न, त था द ध न, प्लस में क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा आपका ल स, और इसमें एक ज भी आता है। अब आप कहेंगे भैया ज तो ऊपर आ चुका, यहां पर कैसा जाएगा, अरबी फारसी वाला ज, यानी कि नुक्ता वाला ज इसमें आएगा। क्लियर। इसके बाद अगले ओष्ठ्यवन, अगले कौन से होंगे, ओष्ठ्यवन। अब ओष्ठ्यवन कौन से होते हैं, जिनको बोलते समय हमारी जीभ होठों को स्पर्श करती है। यानी कि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि हमारे होठों को काट दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ण हैं जो नहीं बोले जाएंगे, तो वो होते हैं ओष्ठ्यवन। इसमें आपका आएगा पै वर्ग। कौन सा वर्ग आएगा इसमें आपका, इसमें आपका पै वर्ग आएगा। ये आएगा पै, है, बै, भै और मैं, यानी कि पै फै बै भै मैं। और क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा उ और उ, यानी कि दीर्घ उ और लघु उ। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये हो गए क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इन वर्णों को याद करना बड़ी समस्या है, जिसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। और पहले वाली बात की हंसना मना है, बिल्कुल ठीक है। तो आइए अपनी शॉर्ट ट्रिक पर इनको याद करने की हम छोटी सी एक कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने याद होते हैं। तो कंठव्य वर्ण, ये तो आपको पता लग गया कि कंठ, जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। दूसरे ये तालव्य वर्ण, जो आपकी तालु से बोले जाते हैं। तीसरे मूर्धन्य वर्ण, जो आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। चौथे आपके दंतव्य वर्ण, जो आपके, जिनको बोलते समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है। और चौथे ओष्ठ्य वर्ण, यानी कि ओष्ठ्य वर्ण कौन से होंगे, जिनको बोलते समय जीभ होठों को स्पर्श करती है। क्लियर। सबसे पहले तो इनका क्रम क्या है, यानी कि शुरू में कंठ आएगा, फिर तालु आएगा, फिर मूर्धा आएगा, फिर दंत आएगा और फिर ओष्ठ्य आएगा। इनका क्रम क्या है, इनका क्रम है आपका, इसकी ट्रिक है केटीएम। क्या ट्रिक है इसकी, इसकी ट्रिक है केटीएम 2। भाई के फॉर कंठव्य, टी फॉर तालव्य, एम फॉर मूर्धन्य, डी फॉर दंत्य और ओ फॉर ओष्ठ्य। क्लियर। लड़के की सरकारी नौकरी लगेगी तो दहेज में क्या लेगा लड़का, केटीएम। तो क्या कहेगा लड़का लड़की वालों को कि भैया केटीएम 2। क्लियर, ट्रिक क्लियर, केटीएम 2। ये हो गए। अब इनको याद कैसे किया जाएगा, इनको याद करने के लिए हमें छोटे छोटे यहाँ पर कीवर्ड हमें पकड़ने पड़ेंगे। वो कीवर्ड क्या है भाई, क्या फॉर क्या होता है, क्या फॉर होता है कबूतर। क्या फॉर क्या होता है, ये होता है कबूतर। क्या फॉर कबूतर। क्लियर। अब जो कबूतर है, कबूतर ने चोंच मार दी। कबूतर ने चोंच कहाँ मार दी, कबूतर ने चोंच मार दी हमारे कंठ पे। कहाँ मार दी, हमारे कंठ पे। तो कबूतर ने चोंच कहाँ मारी, हमारे कंठ पे। ठीक। अब जैसे कबूतर चोंच मारेगा कंठ पे तो आवाज कैसी आएगी, आ, ऐसी आवाज आएगी। ठीक। और कबूतर का आपने कंठ देखा है, यानी गला देखा है, वो कैसा होता है, वो होता है नीला, कि जैसे उसमें क्या भरा हो, विष भरा हो। जैसे उसमें क्या भरा हो, विष भरा हो। तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि कंठव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आपकी एकदम दिमाग में ट्रिक आनी चाहिए कि भैया ने बताया था क्या फॉर कबूतर, यानी कि क्या के सारे वर्ग। क्लियर। और कबूतर ने क्या मारी थी हमारे कंठ पर, चोंच। आवाज कैसी आई थी, आ, यानी कि ए आ है। क्लियर। और कबूतर का कंठ कैसा होता है, कबूतर का कंठ होता है, भैया ने बताया था नीला, यानी कि उसके कंठ में क्या भरा होता है, विष। क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरे ये तालव्य वर्ण कौन से होते हैं। अब तालव्य वर्णों को याद कैसे करेंगे, अब चैप और भी हमें एक शॉर्ट की पकड़नी पड़ेगी।
च फोर ये चम्मच, भाई च फोर क्या, ये चम्मच, च फोर ये चम्मच। क्लियर। अब एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मी उसको क्या पिला रही है, दूध। और दूध किससे पिला रही है उसे, उसे चम्मच से दूध पिला रही है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे चम्मच से वो दूध पी रहा है, तो चम्मच कहाँ लग गए उसकी, चम्मच लग गए उसकी तालू पे, चम्मच कहाँ लग गए उसकी, उसकी तालू पे। तो बच्चा कैसे करने लगा, ई। मम्मी ने क्या पूछा, बाबू चम्मच लग गई। तो बच्चा कैसा पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी, बच्चा अंग्रेजी जानता था। तो बच्चे ने एकदम मम्मी को क्या जवाब दिया, यस मम्मी यस, चम्मच लग गई। क्लियर। तो जैसे ही आपसे तालव्य वर्ण कोई भी पूछे, तो तालव्य से बच्चे की तालू में चम्मच लग गई थी, भैया ने बताया था, यानी कि पूरा का पूरा च वर्ग उसमें आ गया। और जैसे ही चम्मच लगी मम्मी, बच्चा कैसे करा, बच्चे ने ई। और जैसे ही मम्मी ने पूछा बेटा चम्मच लग गई, तो बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ था, बच्चे ने क्या कहा, यस मोम यस, चम्मच लग गई। क्लियर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मूर्धन्य वर्ण को हम पकड़ेंगे, मूर्धन्य को। ठीक। अब जो ट है इसका भी कोई कीवर्ड पकड़ो। अब ट फोर कर लीजिए आप टमाटर, ट फोर क्या कर लीजिए आप, ट फोर कर लीजिए आप टमाटर। क्लियर। अब टमाटर कौन खाता है, टमाटर कौन खाता है, टमाटर खाते हैं ऋषि मुनि। कौन खाते हैं, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि खाते हैं टमाटर। ठीक। और टमाटर खा के यदि आदमी सिर्फ टमाटर टमाटर खाए, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया मुरझाया हुआ, यानी कि मुर्दाई छा जाएगी उस पर। कैसा हो जाएगा, वो मुरझाया हुआ। ट्रिक क्लियर। कोई भी पूछेगा मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, तो आपको क्या बताना है, भैया ने बताया था मूर्धन्य में आएगा ट वर्ग। और मुरझा कौन गया था, ऋषि, ऋषि क्या खाता था, टमाटर, ट ठ डा ढ अण। क्लियर। इसके बाद दंतव्य वर्ण, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो कहाँ स्पर्श करती हो, हमारे दांतों को स्पर्श करती हो। ठीक। अब यहां पर इस तय से भी हमें कोई शॉर्ट शब्द पकड़ना पड़ेगा, यानी कि कोई शॉर्ट की, ये पकड़ेंगे हम तय फोर तख्ती। क्या पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे हम तय फोर तख्ती। अब तख्ती कैसी होती है, पहले स्कूल में ले जाया करते थे, ठीक, वही वाली तख्ती। ठीक। अब जैसे ही पहले के बच्चे स्कूल जाया करते थे, अब स्कूल में जाते आते समय ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई ना हो। अब जैसे किन्हीं दो बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई और उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में है तख्ती। तो तख्ती कहाँ फेंक कर मारते थे, वो सीधा मुंह पर। और तख्ती कहाँ लगती थी दूसरे बच्चे के, दांत पर। कहाँ लगती थी, दांत पर। ठीक है। तो दांत पर क्या लगी थी, दांत पर लगी थी तख्ती, यानी कि तय के सारे तय थ द ध न। ठीक। अब ये लैसा कैसे याद करेंगे, लैसा याद करेंगे जैसे ही मुंह पर तख्ती फेंकी, ऐसा थोड़ा ही कि सिर्फ हाथों हाथों की क्रिया की होगी, मुंह से भी कुछ कहा होगा, मुंह से कहा होगा लैसाले। क्या कहा होगा, लैसाले, ऐसे फेंक। ठीक। और जय आपको ये तो थोड़ा सा याद कर ही सकते हैं। इसके बाद ओष्ठ्य वर्ण, यानी कि जिनको बोलते समय जीभ होठों पर लगती हो, या अगर होठों को काट दिया जाए, ऐसे कौन से वर्ण है कि होठों को काट दिया जाए और वो वर्ण न बोले जाए, तो वो है पै वर्ग। यानी कि बोलकर देखिए, आप अपने होठों को पकड़कर पै बोल सकते हैं क्या, आप कहेंगे जी नहीं। इसके बाद तो पै से भी ऐसा कोई शॉर्ट की पकड़िए, तो पै से मैंने पकड़ा ये पतंग। क्या पकड़ा, पै से मैंने पकड़ा पतंग। क्या पकड़ा पैसे मैंने, पैसे मैंने पकड़ा पतंग। अब पतंग, पतंग कहाँ उड़ती है, आसमान में। और पतंग को उड़ाते समय क्या करते हैं, पतंग को उड़ाते समय होठों की आकृति कैसे करते हैं, जैसे दूसरी पतंग दिखती है, उड़ी उड़ी पतंग, ऐसे करते हैं ना, उड़ी उड़ी दूसरी पतंग, ऊ पतंग को काटो। ठीक। और होठों की आकृति को कैसे बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं। क्लियर। पै फोर पतंग,
और ऊ ये याद हो गया। बिल्कुल क्लियर। यहां से पूछे क्रम इनका, शुरू में कंठ आएगा, तालु आएगा, मूर्धा आएगा, दंत आएगा, ओष्ठी आएगा। केटीएम दो भैया साथ ही में। भैया कंठ का पूछे, कबूतर आया, चोंच मार गया, कहां पर? कंठ में। और कबूतर की कंठ में क्या होता है? विष। अब तालु से चम्मच, बच्चे के तालु में चम्मच लगी, बच्चा पढ़ा लिखा था, बच्चे ने कहा यस। तीसरा मूर्धन्य। अब टमाटर कौन खाता है? ऋषि। और कैसा हो जाता है? मुरझाया हुआ। अब दंत, दंत से क्या याद करा था? दांतों पे क्या लगी थी भैया? तख्ती। और गाली कौन सी दी थी? साले। क्लियर। इसके बाद ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में क्या करा था हमने? ओष्ठ्य से पैसे पतंग, और पतंग उड़ाते समय क्या करते हैं? उड़ी, उड़ी पतंग। क्लियर। क्लियर हो ये? याद हो गए होंगे। इसके बाद इसमें कुछ और लिखिए आप, 3 और लिखिए। एक को बोलते हैं आप ये कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं? ये कंठ तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ण कंठ तालव्य है, यानी कि जो कंठ और तालु के मिश्रण से बोले जाते हैं। वो है आपके ए और ऐ। कौन से हैं वो आपके? ए और ऐ। क्लियर। इसके बाद एक होता है आपका ये कंठोष्ठ, यानी कि वे वर्ण जो कंठ और ओष्ठ यानी कि होठों के मिश्रण से बोले जाते हैं। वे कौन से होते हैं आपके? वे होते हैं आपके ओ और औ। कौन से होते हैं? ओ और औ। क्लियर। इसके बाद दंतोष्ठ। क्या लिखिए आप? दंतोष्ठ, यानी कि जिस दांतों और होठों के मिश्रण से बोले जाते हैं वे कौन से होते हैं आपके? एक तो होता है वै, और एक होता है आपका फै। और फै कौन सा होता है? नुक्ते वाला। कौन सा होता है ये? नुक्ते वाला फै। क्लियर। अब अब कंठ तालव्य से कौन से बोले जाते हैं? ए, ए और ऐ। क्लियर। इनको भी रटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनको हम समझेंगे। अब ए को क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया ए को कहते हैं संयुक्त स्वर। क्लियर। यानी कि ये एक से अधिक स्वर से मिलकर बने होते हैं। तो किस किस से मिलकर बने होते हैं ये? ए धन ई से। किस किस से? ए धन ई से। किस किस से मिलकर बने हो ये? ए धन ई से। अब ए हमने किस में पढ़ा था? ए तो भैया हमने कंठ में पढ़ा था। और ई हमने किस में पढ़ा था? ई हमने तालु में पढ़ा था, क्योंकि बच्चे के चम्मच लग गए थे तो बच्चा कैसे कर रहा था? ई ई। और जब इन दोनों को हम मिला देंगे ए और ई को, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया कंठ तालु, यानी कि कंठ तालव्य, यानी कि दोनों को मिलाकर। तो एक इसमें आएगा, ये आएगा आपका कंठ तालव्य में। ऐसे कंठोष्ठ, यानी कि जो कंठ और ओष्ठ दोनों के मेल से मिलकर बने हो। तो ओ किस किस से मिलकर बना है? ए धन ऊ से। इसमें ए क्या है? ए तो भैया कंठ से बोला जाता है। और ऊ कहां से बोला जाता है? पतंग। ऊ कहां से बोला जाता है? ओ से, ओष्ठ से। और जब इन दोनों को मिला देंगे तो ओ कैसे बोला जाएगा? कंठोष्ठ। यानी कि आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि ए का उच्चारण कहां से होता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ए किस किस से मिलकर बना है? ए धन ई से। और ए किससे बोला जाता है? कंठ से। और ई किससे बोला जाता है? तालु से। तो ये किससे बोला जाता होगा? कंठ तालु से, दोनों से। क्लियर बात? ठीक है। और दंतोष्ठ ये आप याद कर लेना। इसके बाद ये हो गई आपकी वर्णमाला समाप्त।